हेलो। रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह दो, इसका थियोरेटिकल डिस्कशन तो हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे लीनियर इनर्शिया होता है, कोई बॉडी जा रही है और उसके पास लीनियर इनर्शिया है, राइट। उसे रोकने में इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल है, राइट। छोटी बॉडी है तो हम इजीली रोक पाएंगे क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। बड़ी बॉडी है जैसे ट्रक वगैरह है तो उसको रोकने में या रुकने में टाइम लगता है, अगेन इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे ही कुछ रोटेशनल इनर्शिया, बॉडी गोल गोल घूम रही है। जनरली घूमने वाली बॉडीज जो हमने हमारे आसपास में देखी है वो मोस्टली सारी रेगुलर बॉडीज है, जैसे कि पंखा है, राइट। तो एक रेगुलर बॉडी है जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही एक्सिस है और उस एक्सिस के अलोंग घूम रही है। बट अगर एक्सिस को शिफ्ट कर दे थोड़ा सा भी, पंखा सोचो सेंट्रल एक्सिस की जगह पे एक पंख के कोने में अगर तुम एक्सिस लगा दो और विजुलाइज करो वो कैसे घूमेगा, उसको कंट्रोल करना या उसको पकड़ना या वो सीलिंग पे लटका रहेगा, कैसे झूलेगा, राइट। सो जनरली जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, रोटेशनल मोशन करते हैं, उसमें हमने सारे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स ही देखे हुए हैं। तो उनका रोटेशनल इनर्शिया काफ़ी कंट्रोलेबल होता है, काफ़ी कम होता है। बट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एब्रप्ट कर दो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेट अस से कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, तो इस स्क्वायर प्लेट का एक्सिस अगर सेंटर के अलोंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ढंग से गोल घूमेगा ही। बट अगर इस एक्सिस को मैं यहाँ कहीं पे एक एंड पे शिफ्ट कर दूँ और अब इसको घुमाने की कोशिश करो, रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाएगा। सो वही थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है रोटेशनल इनर्शिया की। फिर इसके बाद में आता है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई। इसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि भाई कोई भी एक्सिस ले लो, जैसे ये एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, अब इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर एक मास है एम, आर डिस्टेंस की दूरी पे गोल गोल घूम रहा है, तो कितना इनर्शिया वो होल्ड करता है ये ऑब्जेक्ट। जब गोल गोल घूम रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कितना इनर्शिया होल्ड कर रहा है, हमें उससे अंदाजा मिलेगा कि उसको रोकने में कितनी ताकत लगेगी, रोकना कितना आसान होगा या नहीं होगा, वो सब चीज। सो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसको फर्दर एक्सटेंड करके हम लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, सो ऑन। सो यहाँ पे अभी मैंने एक ही ऑब्जेक्ट लिया था, बट इस एक ऑब्जेक्ट की जगह पे लेट से अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कि m1 r1 है, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 r2 डिस्टेंस पे, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है m3 r3 डिस्टेंस पे, तो सबका कलेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें ऐसे मिलेगा। अब इसकी जगह पर अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैम्बडा से डिनोट होता है, राइट। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एरिया वाइज सिग्मा से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम वाइज अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ मास ही नहीं, ये जनरल नोटेशंस है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कह दो, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कह दो, कॉमनली यूज होता है फिजिक्स में। सिग्मा का मतलब है एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, चार्ज का, और रो का मतलब है वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा I विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब dm डिपेंड करता है लेंथ वाइज है, एरिया वाइज है या वॉल्यूम वाइज है। अगर लेंथ वाइज है तो dm की वैल्यू मिलेगी लैम्बडा इंटू द लेंथ। अगर एरिया वाइज है तो dm की वैल्यू मिलेगी एरियल मास डेंसिटी इंटू एरिया। और अगर वॉल्यूमेट्रिक वाइज है तो dm यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास मिलेगा डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी इंटू dv। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यही वाला यूज करते हैं, राइट।
जनरली किसी चीज की लेंथ काफी लंबी है, जैसे कि वायर, थिन वायर, तो उसका हम एरिया और वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो लेंथ वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन या लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया काफी बड़ा है, जैसे प्लेट ले लो, पतली मेटल की प्लेट ले लो या एलसीडी का कांच ले लो, तो इसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, तो वॉल्यूम को हम इग्नोर करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ को इग्नोर करते हैं, बट एरिया काफी बड़ा है, राइट। सो सिग्मा एरियल मास डेंसिटी को हम कंसीडर करते हैं। और कोई चीज वॉल्यूम वाइज काफी ज्यादा है, उसके एरिया काफी कम है और लेंथ वाइज भी काफी कम है, बट वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे कि सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो रेडियस में भी 5 सेंटीमीटर हो, सरफेस एरिया भी तुमको वैल्यू कब मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम वाइज की। सो सॉलिड चीज स्फीयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड कोन हो गया, सॉलिड क्यूबॉइड हो गया, सॉलिड क्यूब हो गया, राइट। तो ऐसी सब चीजों में हम ये वाला यूज करेंगे। तो इनको यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो मैं ये वॉल्यूम वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा रो डी वी। ऐसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये 1 2 3 चारों फॉर्मेट तुम्हें याद रहने चाहिए। एडिशनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक और जानकारी कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी में से ही आया है। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, उसी में से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला मिला है। कैसे? कुछ ऐसे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसके अंदर ये जो एम आर स्क्वायर है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर करो, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। तो रोटेशनल और लीनियर को कंपेयर करने के लिए ये जो एम आर स्क्वायर वाला टर्म है, ये एम आर स्क्वायर वाले टर्म को हम एक नई क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई लीनियर मोशन में मास जो रोल प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया प्ले करता है। जैसे कि बड़ा ट्रक का पहिया है, वो रोल होते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा है, और साइकिल का पहिया है, वो रोल होते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा है। दोनों में से किसको रोकना आसान हो? राइट, साइकिल के पहिए को। क्यों? क्योंकि रोटेशनल इनर्शिया उसका कम है। तो रोटेशनल इनर्शिया हमें ऐसे कुछ जजमेंट लेने में हेल्प करता है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इफ वी टेक ओमेगा इक्वल टू 1 तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मुझे हाफ आई। सो ये एक कंक्लूजन मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया is equals to twice the kinetic energy if the omega is 1 radians per second. So ये चीजें हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा और डिस्कशन ये जो फॉर्मूला है उसके बारे में, राइट। तो जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर मत ले लेना, मैं ये सिली मिस्टेक कहते हैं इसको, मिसकंसेप्शन ऐसा कुछ कह सकते हैं। जनरली मेरे साथ ये गलती होती है कि इनर्शिया को हाफ एम आर स्क्वायर में लिख देता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, बट इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखने में। अब ये इनर्शिया एम आर स्क्वायर, राइट, तो इसको डिस्कस करते हैं ये एग्जाम्पल से दो लेके। सो पहला कंक्लूजन ये निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वो सिंपल चीज है। इसको समझने के लिए तुम ऐसा कह सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स है सेम मास के, सेम मास के नहीं है, सेम रेडियस के दो ऑब्जेक्ट्स ले लो, राइट। ड्रॉ करके मैं बताऊं तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है, दोनों का रेडियस सेम ही है, बट ये हॉलो है तो इसका मास कम है
और ये सॉलिड है तो इसका मास ज्यादा है, तो अल्टीमेटली जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। फिर दूसरा कंक्लूजन, लार्ज रेडियस लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चीज में अगर तुम ऐसा ले लो कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का मास सेम है बट रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, मास दोनों का सेम है एम एम। सो जिसका रेडियस ज्यादा है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मूला में से ही हम समझ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब ये देखो दो चीजें हैं, अब इन दोनों चीजों का रेडियस सेम दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों चीजों का रेडियस सेम दिया हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास भी सेम है, तो इनर्शिया सेम होना चाहिए? नहीं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है। लिखा ही हुआ है यहाँ पे इक्वल मास, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है। यहाँ पे मास सेंटर में है, या ऐसा कह सकते हो कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में मास, राइट, इस ऑब्जेक्ट में मास पूरा का पूरा बाउंड्रीज पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जो बीच वाली प्लेट है वो काफी पतली होगी, और इसमें ये जो बीच वाली एक्सेल है ये काफी मोटी है, बाकी बाहर के साइड वाली प्लेट पतली है। सो जस्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग हो जाएगा। इवन तो फॉर्मूला के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट ये एक एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि मास अगर बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो लार्जर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हार्डर टू स्पिन, घुमाने में उतनी ही तकलीफ होगी, और मास अगर सेंटर की तरफ होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा, उसको घुमाना उतना ही आसान होगा। ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर को हम कैसे यूज करेंगे? सो कैसे यूज करेंगे, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रोटेटिंग विजेट है, इस एक्सेल के अलोंग घूम रहा है, एक्सेल यहां से ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। सो इस एक्सेल के अलोंग ये विजेट घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आई विल बी इक्वल टू m1, ये m2 और ये m3, ये r1 8 सेंटीमीटर, ये एक्सिस से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर r2, राइट। तो m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3, r3 कितना होगा 0, m3 तो पूरा का पूरा एक्सिस पे ही है तो उसका रेडियस 0 है, तो वो इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, रोटेशनल इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। 2000 इसका 900, सो 2900 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने सीजीएस में निकाला है, तुम केजी और मीटर में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर एंड ए सिलिंड्रिकल शेल, राइट, हमने पीछे कंसेप्ट डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दोनों के मास भी सेम दिए हुए हैं, आर भी सेम दिए हुए हैं, ओमेगा भी इनफैक्ट सेम दिया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, solid cylinder and a cylindrical shell each with the radius or mass m rotate about their axis with the same angular velocity omega which has more kinetic energy, right। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या तो ऐसा लिखो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। जनरली ये प्रीफर करते हैं, गोल गोल घूमती हुई चीज में इनर्शिया वाला फॉर्मूला प्रीफर करते हैं, खास करके जब ऐसा जजमेंट लेना हो, क्योंकि ये जजमेंट लेने के लिए हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में वेरिएशन है, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के हिसाब से देखोगे तो जो शेल है उसका मास बाहर की तरफ है, अब मास बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका ही इनर्शिया ज्यादा होगा, और उसका इनर्शिया ज्यादा है
राइट, तो अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा ही मिलेगी। आंसर आएगा इसका बी। अगेन एक क्वेश्चन है, 4 masses shown in are connected by massless rigid rods, find the coordinates of the center of mass। तो पहले सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ढूंढना है और फिर बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मास ए, इस एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द पेज, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, राइट। पहले हम सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए RCM सेंटर ऑफ मास का नोटेशन है, राइट। M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4, 4 मासेस है इसलिए हम ये यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन सब चीजों में। M1 की वैल्यू 100 ग्राम, राइट, और x और y कोऑर्डिनेट, ये देखो x और y ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर ओरिजिन है 0,0, तो 100 ग्राम है उसका R1 यानी उसका पोजीशन वेक्टर 0 0, M2 B वाला 200 ग्राम उसका पोजीशन वेक्टर, x कोऑर्डिनेट 0 है बट y कोऑर्डिनेट आएगा 8 सेंटीमीटर, और M3 300 ग्राम है उसका x कोऑर्डिनेट आएगा 10 सेंटीमीटर और y कोऑर्डिनेट आएगा 8 सेंटीमीटर, प्लस M4 की वैल्यू D 200 ग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 10 सेंटीमीटर और y कोऑर्डिनेट आएगा 0, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, 100 प्लस 200 300 प्लस 300 600 600 प्लस 200 800। फर्दर सॉल्विंग दिस RCM, x और y अलग अलग लिख देते हैं हम। x सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा, x कोऑर्डिनेट्स 100 इंटू 0 0, 200 इंटू 0 0, 300 इंटू 10 3000 प्लस 200 इंटू 10 2000 डिवाइडेड बाय 800, सो 5000 डिवाइडेड बाय 800, सो दैट इज इक्वल्स टू 50/8 सेंटीमीटर। ये x कोऑर्डिनेट मिल गया। y कोऑर्डिनेट भी वैसे ही ढूंढेंगे हम, 100 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, 200 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 1600, 300 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 2400, 200 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 अपॉन 800, 4000 अपॉन 800, सो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। सो ये हमको सेंटर ऑफ मास मिल गया। ऐसा कलेक्टिवली लिख सकते हैं, RCM इज इक्वल्स टू x coordinate that is 50/8 and y coordinate that is equals to 5 सेंटीमीटर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है अबाउट एन एक्सिस दैट passes through A and perpendicular to the page, right? सो सेम फॉर्मूला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, M1R1 स्क्वायर M2R2 स्क्वायर। अब ये वाला ऑब्जेक्ट का तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, वो एक्सिस पे ही है, और इसको हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है, राइट, तो इसको हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही लेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता कि भाई ये स्फीयर है, राइट, या तो ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड स्फीयर उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको कैलकुलेट करना रहता उनके फॉर्मूला के हिसाब से। बट फॉर टाइम बीइंग एज पर दिस क्वेश्चन ये पॉइंट मास ही है, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 ही आएगा। बी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, और उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर प्लस 300 ग्राम्स, उसका ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। 100 प्लस 64, 100 प्लस 64 164, और 164 का स्क्वायर रूट आएगा
उसका स्क्वायर ही करना है हमको, तो एम आर स्क्वायर ही चाहिए, तो हमको स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है। तो 300 इंटू 164 प्लस जो डी वाला मास है 200 इंटू 10 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 264, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 49200 प्लस 20000 और इसका मल्टीप्लीकेशन 12800 प्लस 49200 प्लस 20000 82,000 ग्राम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो तुम इसमें ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल एक्सिस दैट पासिस थ्रू बी एंड डी। तो बी और डी के अलोंग जो डायगोनल एक्सिस पास होगा, बी एंड डी के अलोंग जो डायगोनल एक्सिस पास होगा, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। तो अगेन बी एंड डी का तो कैंसल आउट हो जाएगा, ए और सी का ही रहेगा। तो इनर्शिया अलोंग बी डी, तो सी का आएगा एम, डिस्टेंस कितना आएगा रूट 164 का, ये डायगोनल की भी लेंथ सेम ही आएगी, राइट। और ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 164/2 और ये वाला भी सेम ही होगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 164/4 प्लस ये 100 ग्राम इंटू 164/4 डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 16, सो 41 इंटू 300 12300 प्लस 41 इंटू 100 4100 4100 को ऐड करेंगे तो 16400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है रोटेशनल इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने टॉपिक के जस्ट स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और एक्सिस सेम है तो उसका घूमना काफी हद तक कंट्रोलेबल है, जजेबल है, या ऐसा भी कह सकते हो कि हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे पंखे का एग्जांपल दिया था कि उसका सेंटर ऑफ मास भी वही है और उसका एक्सिस भी वही है। तो पंखा कैसे घूमता है सबको पता है, मैरी गो राउंड, राइट। साइड्स में सब पैसेंजर्स बैठते हैं, घूमता है मैरी गो राउंड अराउंड सेंट्रल एक्सिस, राइट। तो उसका भी घूमना हमें काफी हद तक क्लियर कट अंडरस्टैंडेबल है। बट अब इसी मैरी गो राउंड में तुम ऐसा सोचो कि पूरा मैरी गो राउंड खाली है और किसी एक सीट पे हाथी को बिठा दिया, तो अब उसका घूमना तुम विजुअलाइज करो, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो ये एक हैवी मास की वजह से देखो वो पूरा गोल घूम ही नहीं पा रहा है, वो वापस अपना मोशन रिट्रैक्ट या रिट्रेस कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काफी थियोरेटिकली रिलेटेड है, ये थियोरेटिकल रिलेशन है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। देखो इसमें सेंटर ऑफ मास और एक्सिस सेम है तो रोटेशनल इनर्शिया है इसके पास, राइट। जैसा रोटेशन हम देंगे वैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज देंगे क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज देंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बट इस केस में सेंटर ऑफ मास कहीं पे थोड़ा नीचे है, क्योंकि देखो ये वाला मास नीचे है कंपेयर टू अदर्स, ये वाला मास नीचे है। तो क्योंकि
सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है इस फिगर में, उस वजह से एक एडिशनल टॉर्क एग्जिस्टेंस में आता है। वैसे तो यहां पर एक ही टॉर्क एक्ट हो रहा है, इसको घुमाने वाला एक्सेल के साथ में जो भी टॉर्क है वही एक्ट हो रहा है, बट यहां पे इस चीज को या इस अरेंजमेंट को घुमाने वाला एक टॉर्क है, यानी कि लेट से मैंने हाथ से इसको टैप कर दिया तो ये मैंने एक टॉर्क दिया जिसकी वजह से वो गोल घूमना चाहिए। पर क्योंकि सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों अलग अलग है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट पे मेरा दिया हुआ टॉर्क और उसके साथ साथ ये एक एडिशनल टॉर्क भी एक्शन में आएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास से अलोंग ग्रेविटी की वजह से एक टॉर्क एक्शन में आएगा। देखो ये अब जैसे ही यहां पर जाता है ग्रेविटी की वजह से एडिशनल टॉर्क मेरे दिए हुए टॉर्क के अगेंस्ट उसको घुमा के ले जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है, तो एक टॉर्क तो वो होगा जो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा टॉर्क ग्रेविटी की वजह से एक्शन में आएगा। So center of mass and axis of rotation are not same, hence some torque act due to gravity along new center of mass and disturbs rotation along the central axis। फिर ये एक एग्जांपल है कि for a given object the moment of inertia is minimum when the axis of rotation passes through the center of mass। अब इस सेंटेंस को भी डिकोड करना है। क्या कह रहा है ये सेंटेंस कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। वही जो मैंने कहा कि भाई इसको कंट्रोल करना, घुमाना, इसका घुमाव, रोटेशन विजुलाइज करना, ये सब आसान रहेगा। तो जैसे कि ये एक हैमर है, राइट। अब इस हथौड़ी को तुम फेंको, इस हथौड़ी को अगर तुम फेंकोगे तो ये कैसे घूमती हुई जाएगी? ये फॉर श्योर इसी एक्सिस के अलोंग घूमती हुई जाएगी। सो इस हैमर को राइट तुम फेंक कर देखो, फॉर श्योर अगर तुम कैमरा से उस चीज को स्लो मोशन में अगर कैप्चर कर सको, या तो कोई फेंक रहा है और तुम साइड से उसको नोट करोगे, तो इसी एक्सिस के अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग राइट ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ जाएगा। अब जैसे कि मैं इस पेन को फेंकूं, तो इस पेन का सेंटर ऑफ मास तो वही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म पेन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में ही है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए जाएगी। बट हथौड़ी के केस में वो इस एक्सिस के अलोंग यहां से ऐसी गोल गोल घूमती हुई जाएगी। तो वो चीज नोट करने जैसी है। टॉपिक का मतलब यही है कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। जैसे मैं इसको घुमा कर फेंकूंगा, एक ऑप्शन है सीधा फेंक दो, दूसरा ऑप्शन है इसको घुमाते हुए फेंकू, टॉर्क देकर फेंकू। तो अगर नेचुरली इसको घूमने का ऑप्शन मिलेगा तो वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही घूमेगा। दूसरी चीज है कि एक्सिस मैंने फिक्स कर दी है, राइट, एक्सिस मैंने फिक्स कर दी है, पर सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिस के अलोंग नहीं है तो वो चीज, एक तो एक्सटर्नल टॉर्क जो उसको घुमा रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल टॉर्क की वजह से उसका रोटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी 2D फिगर्स है, राइट। इसके अलावा 3D जो ऑब्जेक्ट्स है, सर्कल का 3D स्फीयर, कोन, क्यूबॉइड, उनका भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकलता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन वो रेडियस है ऑब्जेक्ट का जिसके अलोंग वो इनर्शिया जनरेट करता है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे हम तो वो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अलोंग ही घूमेगा। तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे कि ये है रेक्टेंगल है तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही होता है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन होगा।
अब या तो उस रेडियस ऑफ जायरेशन को तुम h के टर्म्स में लिख दो या तो b के टर्म्स में लिख दो, राइट। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है bh³ क्यूबॉइड नहीं है, प्लीज बी श्योर। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज ए रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो रेडियस तुम कहीं से भी कैलकुलेट करो, राइट। जैसे इस फिगर के हिसाब से तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो एग्जैक्टली ये h/12 दिया हुआ है वो बॉटम से दिया हुआ है कि यहां से h/12 के डिस्टेंस पे उसका स्क्वायर रूट ऑफ 12 पे रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज एवरेज रेडियस along which object rotates, especially for irregular objects. Or radius of gyration for regular objects shows the distance from an axis at which an object's entire mass can be considered concentrated to produce the same moment of inertia. तो ये दूसरा सेंटेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है दूसरा सेंटेंस कि रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स यानी यहाँ पे ये तो दिख रहा है वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, एट विच an object's entire mass can be considered, distance from an axis at which an object's entire mass can be considered concentrated to produce the same moment of inertia। मतलब कि ये रेक्टेंगल को तुम कहीं पे भी एक्सिस दे दो, वो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपने रेडियस ऑफ जायरेशन से भी प्रोड्यूस करेगा। और बेहतर तरीके से इस स्टेटमेंट को समझना है तो लेट्स से इसी रेक्टेंगल को कहे तो लेट्स से यहाँ पर m मास है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पे भी m मास है और यहाँ पे भी m मास है, राइट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसको मैं किसी भी एक्सिस के अलोंग घुमाऊंगा तो ये कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करेगा। अब उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिलेगा जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसको घुमाऊंगा। वही चीज ये रेडियस ऑफ जायरेशन कहना चाहता है। इस सेंटेंस को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और अरेंजमेंट है। रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू दी RMS, ठीक है। अब इसमें देखो जैसा मैंने वो स्लाइड में कहा वैसे ही कि अगर ये एक एक्सिस है मेरा और इस एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास m1 इंटू r1² m2 इंटू r2² m3 इंटू r3²। तो ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है ये रहा और उसका रेडियस है या डिस्टेंस है, तो जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा ये दोनों ही सेम आएंगे। ये मतलब है इस सेंटेंस का, ये वाला जो सेंटेंस है कि रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स shows the distance from an axis at which object's entire mass is considered to be concentrated to produce the same moment of inertia। मतलब कि यही अलग अलग मास को कंसीडर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो, या तो सेंटर ऑफ मास पता हो, उसका डिस्टेंस पता हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो, दोनों ही चीज सेम रहेगी। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो k² की वैल्यू मुझे मिलेगी r1² प्लस r2² प्लस सो ऑन। k विल बी स्क्वायर रूट ऑफ r1² प्लस r2² प्लस सो ऑन। और यही रेडियस ऑफ जायरेशन का डेफिनेशन भी है कि इट इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। इसमें डिवाइड बाय n आएगा, मीन है ना, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो डिवाइड बाय n रहेगा। कुछ ऐसे ये 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे टोटल मास मिलेगा मुझे, जो कैपिटल M है मेरा वो हो जाएगा n नंबर ऑफ स्मॉल मासेस। तो
n नंबर ऑफ स्मॉल मासेस, ये n रहेगा, कंपैरिजन करोगे दोनों में तो, और n फिर इस तरफ चले जाएगा, n विल बी इनसाइड द स्क्वायर रूट, so that is the radius of gyration. नेक्स्ट आता है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।